हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मानव भूगोल पर चर्चा करना चाहेंगे। मानव भूगोल में आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है मानव प्रजातियाँ। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों को जैविक विशेषताएं सभी की अलग अलग होती है। अतः उन जैविक विशेषताओं की विभिन्नता के अनुसार मानव समूहों को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। ये मानव प्रजातियाँ क्या है, इसके बारे में हम पहले स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रजाति का अर्थ हम देखना चाहते हैं। प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेसेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक ब्रुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में किया था। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति के संबंध में माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। कुछ भूगोलवेत्ताओं तथा मानव शास्त्रियों ने प्रजाति के समान गुण, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भी परिभाषित किया है। रेस शब्द की उत्पत्ति संभवतः इतालवी भाषा के रेट का शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। इन सबसे स्पष्ट होता है कि प्रजाति एक जैविक विचार है और एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। इसी आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है और दुनिया में मानव प्रजातियों को देखा जाता है। अब मानव प्रजातियों के संबंध में हम अध्ययन करेंगे कि मानव प्रजातियों के विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे कि मानव की विभिन्न प्रजातियों का उद्भव कब और कैसे हुआ। ये सब चीज़ें देखने के लिए मानव शास्त्रियों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है और सभी विचारों में, सभी सिद्धांतों में एक चीज़ निकल के आई है कि इन प्रजातियों को कुछ कारक है, कुछ फैक्टर्स है जो प्रभावित करते रहे हैं और उन कारकों पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। कौन कौन से कारक है जो मानव प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। स्थानांतरण की प्रवृत्ति मानव प्रजातियों को प्रभावित करती है, ये सत्य है। मानव के उद्भव काल में मनुष्य को प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की रही है। इसलिए आदिकाल मानव अपने उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थानों में विचरण करता रहा है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था उसने दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित होकर अपनी व्यवस्थाएं स्थापित कर ली थी और उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन देखे गए थे। दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण एक दूसरे से प्रभावित होते थे और एक दूसरे को भौगोलिक परिस्थितियां और भौगोलिक दशाएं प्रभावित करती रही है। इनका दूसरा कारक जो है वो है ग्रंथिरस का प्रभाव। मानव शरीर के आकार तथा आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों के से जलवायु तथा अन्य भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न रसों का निर्माण होता है। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह रस ही शारीरिक गठन का मुख्य कारक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये विद्वानों ने माना है और सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। ग्रंथिरस के प्रभाव बारे में ऑर्थरकीस ने लिखा है कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतान हैं। शरीर के विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही प्रजातीय भिन्नता दुनिया में पाई जाती है। ऐसा विद्वानों ने बताया है, नृशास्त्रियों ने बताया है, भूगोलवेत्ताओं ने बताया है। तीसरा कारक है जैविक परिवर्तन एवं छांट।
जैविक परिवर्तन बहुत बड़ा कारक है मानव प्रजातियों को प्रभावित करने वाला। मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार एवं समय दर स्थानांतरित होते रहते हैं, ये सत्य है। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये मानव प्रजातियों को प्रभावित करता है। इन जीन्सों में भौगोलिक कारकों में जैसे जलवायु, आहार, बीमारी आदि के प्रभाव के कारण ही थोड़ा बहुत परिवर्तन हो पाता है। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समायोजन होने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अगला कारक है जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कारक है ये जलवायु। और जलवायु का परिवर्तन तो निश्चित रूप से प्राणी प्रजाति पर पड़ता ही है, इसे नकार नहीं जा सकता, इसलिए महत्वपूर्ण कारक इसको माना जाता है जलवायु को। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारी जानवरों की कमी आदि कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव स्थानांतरित होता रहा है। ये भौगोलिक इतिहास इसका साक्षी है। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने पर जलवायु के विभिन्न कारकों का प्रभाव मानव के शारीरिक संरचना में परिवर्तन करता है, यह बात सही है, जिसके कारण नवीन मानव प्रजाति विकास हुआ है। जलवायु के कारण मानव के जीवाणु, रस, बालों की आकृति, आँखों का रंग, सिर की आकृति तथा जबड़ों की बनावट परिवर्तित होती रहती है। हंटिंगटन ने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए लिखा है, लगभग 5 लाख वर्षों से मानव के विकास पर 2 तथ्यों का प्रभाव पड़ा है। मानव में होने वाले जैविक परिवर्तन जो उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क में हुए, तथा जलवायु में परिवर्तन के कारण उसके प्राकृतिक छांट और प्रवास पर पड़ने वाला प्रभाव, ये इन्होंने बताया कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता ही है, आप इसे नहीं अवॉइड कर सकते। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि मानव प्रजातियाँ जितनी भी प्रभावित हुई है, जिन क्षेत्रों में जिस रूप में प्रभावित हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है प्रजातियों का मिश्रण। अगला कारक हम प्रभावित करने वाले कारकों में इसको ले रहे हैं, प्रजातियों का मिश्रण। मानव प्रजातियां एक दूसरे स्थानों से स्थानांतरित होती रही है और एक स्थान से जन्म लेने के बाद वो एक दूसरे के संपर्क में भी रही है। इन सब का बहुत फर्क पड़ता है। जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो जाती है तो वहाँ पहले से निवास करने वाली प्रजाति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने पर एक नवीन प्रजाति का विकास होता है। इस नवीन प्रजाति के लोगों में दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश प्रजातियां मिश्रण से उत्पन्न प्रजातियां हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करने वाली पॉलिनेशियन प्रजाति 2 प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है, निश्चित रूप से ये सत्य है कि सम्मिश्रण का जो कारक है वो जलवायु के साथ साथ अन्य कारकों के साथ साथ मानव प्रजातियों को प्रभावित करता है। अगला कारक है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। देखिए, भौगोलिक कारक और सामाजिक कारक बहुत बड़ा कारक होते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, और ये मानव प्रजातियों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी जो दूर दूर तक बिखरे क्षेत्रों में निवास करती थी। मानव के लिए विभिन्न पर्वत, पठार, दुर्गम स्थान आदि भौगोलिक बाधाएं थी जिनके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौतिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण
उस प्रदेश विशेष के सामाजिक एवं प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ है। इसके बाद मानव का प्रवास कटिबंध सिद्धांत पर हम बात करते हैं, माइग्रेशन जोन थ्योरी। तो इस पर महत्वपूर्ण जो अध्ययन किया है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया है, प्रमुख भूगोलवेत्ता है, इन्होंने अपना अध्ययन किया है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा है कि क्षेत्र तथा उत्पत्ति समय को ध्यान में रखकर किया गया है। और ग्रिफिथ टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है जो इस प्रकार है। इन्होंने सबसे पहले कहा है एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में इन्होंने वर्णित किया है। टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न प्रजातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है। फिर ये कहते हैं कि विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में हुई है और यहाँ से ये प्रजातियां अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होती रही है। इसके बाद ये कहते हैं कि इसमें बताया कि टेलर के सिद्धांत को इस कारण भी बल मिला है कि आदिम प्रजातियों के क्षेत्रों में निवास करती रही है और जहाँ उनका उद्भव नहीं हुआ बल्कि वे एक दूसरे स्थानों से स्थानांतरित करके वहाँ जमा होती रही है और वहाँ निवास करती रही है। विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर रहा है। ये निश्चित रूप से सत्य है, ये निष्कर्ष रूप में सभी ने स्वीकार किया है। इस प्रकार ये सिद्धांत रहा है ग्रिफिथ महोदय का। अब मानव प्रजातियों को वर्गीकरण के आधार क्या है, मानव प्रजातियों को कैसे वर्गीकृत किया जाए, उनका वर्गीकरण करने के आधार क्या रहे हैं, कौन कौन से कारक है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो प्रमुख तत्व है, प्रमुख आधार है, उनमें विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव एवं विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया है। लेकिन इन प्रजातियों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण तत्व है जिनका सबने ध्यान रखा है और जो प्रजाति वर्गीकरण का आधार रही है, प्रजातीय वर्गीकरण जिनके आधार पर किया गया है, वो दो महत्वपूर्ण तत्व है जिन्हें सबने स्वीकार भी किया है, माना भी है सभी ने। इनमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, आप देख रहे हैं सबसे पहले बाह्य शारीरिक लक्षण। मानव प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा उनकी प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय कि बाह्य शारीरिक लक्षण देखने पड़ेंगे उन प्रजातियों के, वो कैसे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो है तत्व वो है जीन की समानता एवं सांपित्रिक एक सूत्रता। जीन की समानता ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जीन की समानता भी इनमें पाई जाती है, कैसे कैसे पाई जाती है वो भी देखना पड़ेगा। इन दोनों के आधार पर मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो आधारभूत तत्व है उनको हम देखना चाह रहे हैं, उनका अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो है उत्परिवर्तन में आप देखेंगे विभिन्न प्रजाति के मानव शरीर की संरचना तथा लक्षणों के निर्धारण में जीन का प्रमुख योगदान रहता है। जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक भौतिक एवं मानवीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। इन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ये निश्चित है कि इससे प्रजातियां प्रभावित होती है। इसके बाद दूसरा है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता का प्रभाव जीन की सक्रियता तथा निष्क्रियता पर पड़ता है। शीत एवं शीतोष्ण कटिबंध
शीटी कटिबंधों में जलवायु दशाओं के कारण जीन सक्रिय रहता है, जिसके कारण मानव शरीर की त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसके विपरीत उष्ण जलवायु में जीन निष्क्रिय रहता है, जिससे त्वचा का रंग काला और सांवला सा पड़ जाता है। ये भौगोलिक भिन्नताएं, भौगोलिक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, जिनके आधार पर जीन भी प्रभावित होता है। जीन प्रवाह महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका। जीन प्रवाह किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से तथा शारीरिक कमी से अगर जीन का प्रवाह रुक जाता है तो उस प्रजाति विशेष का शारीरिक स्वरूप ही बदल जाता है। इसलिए जीन का प्रवाह मानव प्रजाति के वर्गीकरण का के तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद अगला कारक है यौन चयन। विभिन्न प्रजातियों के आपस में एक दूसरे से शारीरिक संबंध होने पर भी प्रजाति विशेष में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए काली त्वचा वाला पुरुष किसी गोरी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने से उत्पन्न संतान की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। इसलिए यौन संबंध बहुत बड़े प्रभावक रहे हैं, बहुत बड़े कारक रहे हैं मानव प्रजातियों के संबंध में, और इनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है यौन संबंधों का। यौन चयन जैसा किया गया है उसके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से बदलाव आएगा, चमड़ी के रंग में बदलाव आएगा और उसकी अन्य गतिविधियों में भी बदलाव देखा जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, कारक है प्रजातीय मिश्रण। विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण दूसरी प्रजातियों का आविर्भाव हो जाता है। यह वर्ण संकर प्रजाति होती है। इसमें दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रजातीय मिश्रण होता है, एक क्षेत्र की प्रजाति से दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों का मिलन और उनका रहन सहन, ये निश्चित रूप से वो प्रभावित करते हैं और उनका असर पड़ता है प्रजातियों पर, उनकी विशेषताओं पर, उन्हें प्रभावित करने के कारकों पर। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो प्रजातीय वर्गीकरण को प्रभावित करते हैं, और मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। आगे की चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे।